मैं 3 साल बाद पेरिस से वापस आया और जब अपनी पत्नी से मिला तो वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। अपनी बीबी को प्रेग्नेंट देख मैं उसे मारने पीटने लगा, पर मेरी बीबी बोली यह बच्चा आपका ही है। यकीन नहीं आता तो आप डीएनए टेस्ट करवा कर देख लीजिएगा। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो बच्चा मेरा ही था, पर आखिर कैसे? मेरा नाम मनोज है। मेरी माँ एक काली कलुट्ठी लड़की से मेरी शादी करवा दी। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर मेरी माँ ने अपने पसंद से खुद ही लड़की देख ली थी और मजबूरी में मैंने उससे शादी कर ली। शादी की रात मैं अपनी माँ से बहुत नाराज था और उनसे कहा कि माँ, आपने मेरी शादी एक काली कलुट्टी लड़की से क्यों करवा दी? मेरी माँ ने कहा, बेटा, अगर मैं तेरी शादी एक गोरी लड़की से करवाती तो दहेज में इतने पैसे भी नहीं देती और ना ही घर का कोई काम करती, और कुछ दिनों बाद दूसरे लड़के से चक्कर चलाकर घर से भाग जाती, क्योंकि तू तो पेरिस में रहता है। मैंने कहा, माँ, यह लड़की तो ग्रेजुएट है, आपको क्या लगता है यह घर का काम करेगी? माँ कही, तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। यह ऐसे भी गांव की लड़की है, इसे यहीं पर रहना है। पेरिस जाकर किसी अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेना, तुझे इस लड़की की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस एक नौकरानी चाहिए थी और दहेज के पैसे भी। माँ की बात सुनकर तो मैं खुश हो गया। शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो मजबूरन मैंने उसका घूंघट हटाया। घूंघट के पीछे एक काली बदसूरत एकदम हड्डी का ढांचा मेरे सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं उसकी ओर पीट करके वहीं पर सो गया। अगले दिन ही मुझे पेरिस के लिए रवाना होना था। मैं बस अपनी माँ से मिला और बीबी से मिले बिना ही वहाँ से चला गया। पेरिस आकर मैं अपने काम में बिजी हो गया और काली बदसूरत पत्नी को भूल गया। अब मैं यहाँ पर अपने लिए लड़की तलाश करने लगा, पर मैं भी तो ठहरा सांवला ही, तो मुझे कोई भी खूबसूरत लड़की शादी के लिए ना कर देती थी। मैं एक इंडियन खूबसूरत लड़की की तलाश में था। अगर कोई लड़की मुझसे शादी के लिए राजी भी होती तो कहती कि अपने देश से तुम्हें पूरा नाता तोड़ना पड़ेगा और हमेशा के लिए यहाँ रहना पड़ेगा, जो बात मुझे मंजूर नहीं थी, क्योंकि घर भी तो मुझे देखना है। ऐसे रिश्तों को मैं ठुकरा दिया करता था। मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था और वह एक डांस बार भी था। हमारे बार पर एक नई खूबसूरत लड़की डांस करने आई। कहाँ से आई थी पता नहीं, पर उसके पास एक बहुत खूबसूरत सी बड़ी कार थी। वह छोटे छोटे मॉडर्न ड्रेस पहनकर आती और डांस करती थी। एक दिन मैं हिंदी में ही उसका नाम पूछा तो मुझे पता चला कि वह इंडियन है। उसने अपना नाम रश्मि बताया था। जब वह डांस करती तो मैं उसे देखता रहता था। उसके आने के बाद से रेस्टोरेंट में काफी कस्टमर बढ़ गए थे, पर वह अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखा करती थी। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा नेट वाला नकाब लगा रखा था, ताकि हमारे बार के आने वाले मर्दों की बुरी नजर उस पर ना पड़े। पर उसकी अदाएं देखकर मेरे होश उड़ जाते। न जाने वह लड़की कहाँ से आई थी और कहाँ को जाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा तो उसने ना कर दिया। कहा, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, आपके साथ मैं कैसे आपके घर जाऊँ? उसकी आवाज़ में मिठास थी। एक दिन मैंने खूब शराब पी रखी थी तो वह बार डांसर रश्मि मेरे पास आई और मुझसे कहा कि चलिए आपके घर तक आपको छोड़ देती हूँ। उसने मुझे अपने घर तक छोड़ा। मेरा घर एक ही कमरे का है और उसमें रसोई बनी हुई है। मैं बहुत नशे में था तो वह लड़की उस रात वहीं पर रुक गई। उसे पाकर मैं खुश हो गया। मुझे लगा मैं इसे शादी के लिए पटा लूँगा, लेकिन मैं सुबह उठते ही देखा लड़की वहाँ पर नहीं थी, वह जा चुकी थी। अब ऐसा ही रोज चलने लगा। जब भी मैं शराब पिया हुआ होता था तो वह मुझे घर तक ड्रॉप कर देती और मेरे साथ ही रात में रुक जाती, पर जब मैं नशे में नहीं होता तो मेरे साथ चलने से मना कर देती थी। उसे अपने साथ ले जाने के लिए मैं पीने लगा था। एक दिन मेरे साथ काम करने वाला मेरा एक इंडियन दोस्त बताया कि यह लड़की तो शादीशुदा है। यह सुनकर मैं चौंक उठा, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा था। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि यह शादीशुदा है? उसने कहा, मैंने इसे प्रपोज किया था और उसने कहा कि वह शादीशुदा है और उसके पति हिंदुस्तान में रहते हैं। यह बात सुनकर तो मेरे हैरत का ठिकाना न था। अगर वह शादीशुदा है तो मेरे साथ कैसे चली आती है आज रात को जब मैं नशे में होता हूँ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लड़की मेरे साथ मजे भी करना चाहती है, पर किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहती। मेरा दिल टूट चुका था। उस लड़की ने काम छोड़ दिया था और अब मेरा
वहाँ मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, पर पेरिस में मुझे दोबारा वह लड़की कभी नहीं दिखी। तभी मुझे अपने घर की याद आने लगी। 3 साल हो चुके थे मैं अपने घर से बाहर हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने घर घूमकर आता हूँ। मैं घर जाकर अपनी माँ से मिला, लेकिन मेरी पत्नी कहीं भी नहीं मिली। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी माँ ने कहा, तेरे जाने के बाद ही वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी और मुझसे झगड़ा करके घर छोड़कर अपने मायके चली गई। मैंने सोचा इतना सब कुछ हो गया है और मुझे पता ही नहीं। मेरी माँ ने कहा, जा उसे मायके से ले आ। मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब घर का काम तेरी पत्नी को ही करना पड़ेगा। माँ की बात सुनकर मैं अपने मायके चला गया, पर मेरी पत्नी का भाई ने मुझे वहीं पर रोक लिया और अपनी पत्नी से मिलने नहीं दे रहा था। उसने कहा, तुम तो अपनी पत्नी को 3 साल के लिए छोड़कर चले गए थे, अब तुम्हें उससे क्या काम है? वापस जाओ। मैंने उसके भाई से बहुत मिन्नतें की, फिर जाकर उसने मुझे अपनी पत्नी से मिलने दिया। जब मैं उससे मिला तो मैंने देखा उसका पेट बढ़ा हुआ था। वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। न जाने यह बदचलन औरत किसके साथ मुंह काला करवाई है। मैं उसे देखते ही बहुत गुस्से में आ गया और उसे बुरा भला सुनाने लगा। मैंने कहा, मैं 3 साल के लिए पेरिस चला गया और तू यहाँ मुंह काला करके बैठी हुई है। पर मेरी पत्नी ने जो कहा वह सुनकर तो मुझे उस पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह बच्चा तो आप ही का है। मैंने उससे कहा, तू मजाक कर रही है क्या? 3 साल तक तो तू यहीं इंडिया पर पड़ी हुई थी और मैं उधर पेरिस में, फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? मुझे ज्यादा सिखाती है। पर मायके वाले के दबाव से मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर आ गया, पर आस पड़ोस के लोग भी ताना मारने लगे थे कि तेरी पत्नी किसके साथ मुंह काला करवाई है। मेरी माँ कही, यह औरत तो एकदम बदचलन है, न जाने किसका बच्चा पेट में पाल रही है। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि यह बच्चा आपका ही है। अगर विश्वास ना हो तो आप डीएनए टेस्ट करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और 1 महीने के अंदर ही डिलीवरी हो गई। तो मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था और दूसरे कमरे में सोता था। मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता था और ना ही इस बच्चे से मुझे कोई भी लगाव था। बस अपनी पत्नी के कहने पर जब मैं डीएनए टेस्ट करवाया तो मैं चौंक उठा, क्योंकि यह बच्चा तो मेरा ही था। मैं शहर के एक बड़े अस्पताल में फिर से डीएनए टेस्ट करवाया और वही रिजल्ट आया। मैंने अपना डीएनए सैंपल अब शहर के बाहर भी भेजने लगा और 3 अस्पताल में टेस्ट करवाया और वहाँ भी वही रिजल्ट आया। आखिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं अपनी पत्नी और बच्चे से हमेशा दूर दूर रहता था, उन्हें बातें सुनाया करता था। एक दिन मेरी पत्नी बोली, आप जब मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? वह अपने मायके चली गई और बच्चे को मेरे पास ही छोड़कर चली गई। अब बच्चा भूख से तड़पने लगा और रोने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। ना मैं सो पाता था, ना कोई काम कर पाता था। मैंने अपनी माँ से कहा कि तुम इस बच्चे को संभाल लो। मेरी माँ ने कहा, ना जाने किसका बच्चा है, मैं क्यों संभालूं? तेरी बीबी का बच्चा है, जा उसे जाकर दे, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। और यह कहकर मेरी माँ भी घर छोड़कर अपने भाई के यहाँ रहने चली गई। परेशान होकर अब मैं बच्चे को दूध पिलाने लगा, उसे संभालने लगा और धीरे धीरे मुझे अपने बच्चे से लगाव हो गया, उससे मोहब्बत हो गई। मैंने सोचा जाकर अपनी पत्नी को भी लेकर आता हूँ। फिर मैं अपनी पत्नी के मायके गया और उससे मिलकर उससे माफी मांगने लगा, पर उसने मेरे साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। मेरी पत्नी ने उसके बाद मुझे जो कहा वह सुनकर तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, तुम्हारे बार में जो बार डांसर थी वह मैं ही हूँ। तुमने मेरे साथ कई रात गुजारे हैं और इसी वजह से मैं गर्भवती हुई हूँ। तुम नशे में होते थे, इसलिए तुमने मेरा चेहरा कभी गौर नहीं किया। मैंने कहा, वह लड़की तो काफी खूबसूरत थी, तुम तो बदसूरत हो, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा, मेरी एक रिश्तेदार पेरिस में रहती हैं, उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था कि जब तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर चला गया है तो तुम भी आ जाओ। उसी ने मेरा पार्लर में इस तरह का मेकअप करवाया था और तुम्हारे करीब रहने के लिए मैंने उस बार में नौकरी ले ली थी और डांस तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी पहचान जान जाओ। इसी वजह से तुम जब शराब के नशे में होते थे तभी मैं तुम्हारे साथ चलती थी, सुबह होते ही मैं वहाँ से गायब हो जाती थी। मैंने उसकी किसी भी बातों पर जब यकीन नहीं किया तो वह बार डांसर के कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई।
उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह तो वही लड़की है। मैंने उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगी और बच्चे की सौगंध देकर कहा कि तुम मेरे साथ चलो। मैं उसे और अपने बच्चे को लेकर घर पर आ गया। फिर पूरे परिवार के साथ पेरिस में दोबारा काम करने चला गया और उसके बाद हम तीनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।